एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। इलेक्शन प्राइम टाइम हम शुरू कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ आज सबसे खास खबर रही लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर। लाल कृष्ण आडवाणी आखिरकार मान गए हैं, गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी ने पहले इस पूरे मामले पर काफी वक्त तक, क्योंकि कल ये इस बात का ऐलान किया गया था कि लाल कृष्ण आडवाणी को गांधीनगर से चुनाव लड़ना है, लेकिन उसके बाद मान मनौवल चली और अब राजी हो गए हैं गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने बयान जारी कर अपनी सहमति दी है। आज बयान जारी किया, एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया गया लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से, जिसमें ये सहमति उन्होंने जाहिर की कि वो गांधीनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि शुक्रिया उन्होंने अदा किया मध्य प्रदेश की जो कमेटी है उसका भी, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी, क्योंकि भोपाल से चुनाव लड़ने की उनकी बात हो रही थी और वो खुद भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी दरअसल ऐसा कर क्यों रहे हैं। सत्ता में आने को बेकरार बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता 86 साल के लाल कृष्ण आडवाणी आखिर चाहते क्या हैं? ये पिछले कुछ समय से सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आडवाणी जी हमारे वरिष्ठ नेता है, हाँ हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं। बहुत सारे विषय चर्चा में आएंगे, मगर अभी चिंताजनक ऐसे विषय कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी के चुनाव प्रचार का प्रभारी बनाया जा रहा था तब आडवाणी नाराज थे। मोदी को जब बीजेपी ने पीएम पद का उम्मीदवार बनाया उस वक्त नाराज होकर आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आडवाणी के लिए जब सीट चुनने का सवाल आया तो एक बार फिर आडवाणी नाराज हो गए। जिस नेता ने अपनी पार्टी को 2 सीट से सत्ता तक पहुंचाने का काम किया हो, वो नेता चुनावी संग्राम से ऐन पहले एक बार फिर नाराज हो गया। गुजरात के गांधीनगर से 5 बार संसद के लिए चुने जा चुके आडवाणी इस बार गुजरात से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। आडवाणी मोदी की जगह शिवराज के मध्य प्रदेश से लोकसभा की नैया पार करना चाहते थे, पर सूत्रों के मुताबिक संघ ने साफ कह दिया कि आडवाणी या तो मोदी के गांधीनगर से चुनाव लड़ें या घर बैठे। I have already received the proposal for his candidature from the Gandhinagar of Gujarat state and from the Bhopal of the Madhya Pradesh state. Yesterday, the Central Election Committee of Bharatiya Janata Party has taken decision for Advani ki candidature to contest from the Gandhinagar seat. But after that, I received the proposal of from Madhya Pradesh also to contest from the Bhopal. Then I have left this option to Advani ji to choose the seat from where he would like to contest, from Gandhinagar or Bhopal. जब राजनाथ सिंह ने आडवाणी के सामने गांधीनगर और भोपाल दोनों में से किसी एक जगह से चुनाव लड़ने का विकल्प रखा, तब जाकर आडवाणी नरम पड़े और एक बयान जारी कर कहा कि वो अब गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। आडवाणी ने अपने बयान में लिखा है, राजनाथ सिंह ने मुझे बताया कि गुजरात यूनिट चाहती है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। चुनाव समिति ने भी यही फैसला किया था। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आए और उन्होंने भी कहा कि गुजरात के लोग चाहते हैं कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। हालांकि राजनाथ सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश यूनिट चाहती है कि मैं भोपाल से लड़ूं। अपने सहयोगियों की बातों ने मेरे दिल को छू लिया है। अगर श्री आडवाणी गांधीनगर छोड़कर भागना चाहते हैं इस आधार पर, क्योंकि उनको विश्वास है कि श्री मोदी उनके चुनाव को सफल नहीं होने देंगे, तो अगर शीर्षस्थ नेतृत्व बीजेपी का उनको विश्वास नहीं कर सकता मोदी जी पे, तो देश कैसे विश्वास कर सकता है? बीजेपी के सबसे बुजुर्ग नेता आखिर गांधीनगर से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? इसी सवाल में आडवाणी की नाराजगी का जवाब भी छिपा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आडवाणी को अपनी ही पार्टी की गुजरात इकाई पर भरोसा नहीं है। कहा जा रहा है कि मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने के वक्त चूंकि आडवाणी ने विरोध किया था, इसलिए मुमकिन है कि आडवाणी को गांधीनगर में भीतरघात का सामना करना पड़े। इस कारण आडवाणी किसी तरह का राजनीतिक जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। लाल कृष्ण आडवाणी किसी भी सूरत में लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भले ही मोदी पीएम पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर बीजेपी 170 या 180 सीटों पर अटकी तो आडवाणी की लॉटरी निकल सकती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी से दूरी बनाकर रखने वाली पार्टियां आडवाणी के नाम पर सहमत हो सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि लाल कृष्ण आडवाणी ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले वो अड़ गए कि वो गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, फिर जब गांधीनगर से चुनाव लड़ने की बात आई तो उन्होंने कहा कि वो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। संसदीय बोर्ड ने इस बात का ऐलान कर दिया तो वो नाराज हो गए। जब उन्हें उनकी मान मनवल की गई तो वो राजी भी हो गए एक बार फिर गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए। तो दरअसल हो क्या रहा है? क्या नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकना चाहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी? क्या ये एक बड़ा सवाल है जिसके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ न्यूज रूम में मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अरविंद मोहन जी, अशोक वानखेड़े जी, उर्मिलेश जी और अरुण कुमार त्रिपाठी जी मौजूद हैं। वहीं हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, पीएल पूनिया जी मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया जी मौजूद हैं। सबसे पहले विजेंद्र जी, लेकिन आपसे मेरा सवाल कि दरअसल हो क्या रहा है? लाल कृष्ण आडवाणी चाहते क्या हैं? क्या नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकना चाहते हैं? क्या ये संदेश देना चाहते हैं? सुमेरा, मुझे लगता है कि मीडिया अपने कयास लगाता रहे और पार्टी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप के माध्यम से, आपसी विचार विमर्श के माध्यम से चीजों को तय करती रहे, क्योंकि अभी तक सौहार्दपूर्ण तो नहीं है पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के माध्यम से बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से। जी, सौहार्दपूर्ण तो नहीं है। आपको मनाने में 36 घंटे लगे। देखिए, आडवाणी जी का स्टेटमेंट आपने खुद अभी आडवाणी जी का स्टेटमेंट आपने खुद पढ़ करके बताया है कि उन्होंने कहा कि मुझे जो पार्टी के मेरे साथियों ने सम्मान दिया है मैं उससे खुश हूं और मुझे ये जो 2014 का मिशन है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल सारा भावार्थ इसमें से निकल कर आ रहा है। मुझे लगता है कि किसी भी और पार्टी में अभी तक जितनी भी टिकटें तय हुई हैं, क्या उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड या इलेक्शन कमेटी की कोई चर्चा, कोई बैठक, कोई सामने आया है? नहीं, लेकिन इस तरह का विवाद भी पार्टी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल विजेंद्र जी, इस तरह का विवाद भी तो आपकी पार्टी में ही सामने आ रहा है ना कि पहले मुरली मनोहर जोशी जी कुछ बयान देते हैं, फिर आपकी पार्टी कुछ बयान देती है, फिर वो अपने बयान से पलटते हैं, फिर लाल कृष्ण आडवाणी कुछ कहते हैं, वो कहते हैं मैं गांधीनगर से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। देखिए, ठीक है विजेंद्र जी, आप मीडिया में भले ही इल्जाम डालें, लेकिन बाकी लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में उनकी भी राय ले लेते हैं। पीएल पूनिया जी, विजेंद्र जी कह रहे हैं कि सब कुछ सौहार्दपूर्ण है और जो भाव है वो निकल कर आ गया लाल कृष्ण आडवाणी के बयान में। ये सब कयास है। क्या कयास है ये सब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए अनेक तरह के वो एडजेक्टिव यूज करते हैं। वो अभिभावक हैं, वो संरक्षक हैं, लेकिन वो नेता नहीं मानते, नेता कभी नहीं कहते। और जो पहली लिस्ट गुजरात की आई, पहली लिस्ट में आडवाणी जी का नाम नहीं था। स्वाभाविक है, उन्हें लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और तब इन्होंने तरह तरह की बातें करना शुरू की। मैं एक बड़ी बात पूछना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है, जो संघ परिवार से मिलके नरेंद्र मोदी तय कर लेते हैं और वही अंतिम फैसला रहता है और उस पर अड़े रहते हैं। आप देख लीजिए, बनारस में विरोध हुआ, हमारे मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से सांसद हूँ, मैं यहाँ से लड़ूंगा, लेकिन जब तय हो गया कि नरेंद्र मोदी वहाँ से लड़ेंगे तो उनको हटना पड़ा। जब उनको कानपुर भेजा, कानपुर से कलराज मिश्रा थे, उनको देवरिया भेजा, लखनऊ से लालजी टंडन थे, उनको उनका टिकट काटा गया। विजेंद्र जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, पहले विजेंद्र जी का जवाब ले लेते हैं। जी, मैं कह रहा हूँ ये सही है। ठीक है, अब हमको बता दें, जो एक दफा तय कर लेते हैं उसके बाद कोई आपस में जानकारी नहीं है। अभी मैं चेन्नई से वापस लौट रहा हूँ। आज वहाँ 5 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हुआ है। एक आखिरी प्रश्न, रिलायंस ने एक वीडियो रिलीज किया, उन्होंने साफ साफ कहा कि गुजरात के किसी मिनिस्टर से हमको कोई फायदा नहीं हुआ है, जबकि आम आदमी पार्टी आज तक क्लेम करती रही है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी तो बहुत सारी बातें कहती रहती है, आरोप लगाती रहती है, उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता काफी जागरूक हो चुकी है। 272 प्लस का जो मिशन है, बीजेपी क्या पूरी तैयारी है? 272 प्लस से भारत बीजेपी लेड एनडीए अब काफी आगे निकल चुका है, चाहे चेन्नई हो चाहे केरला हो, चाहे चेन्नई हो। आज चेन्नई जितना बड़ा अलायंस हुआ है बीजेपी के साथ, बीजेपी लेड एनडीए जो वहां बनी है, 5 पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस हुआ है उसके साथ,
और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 20 यानी 20 to 25 वहां सीट्स बीजेपी लेडी एनडीए को मिलेंगी। तो राजनाथ जी तो अब ये कह रहे हैं कि 272 से भी आगे निकल चुका है एनडीए जो है, वो 272 प्लस से भी बहुत आगे अब बढ़ जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कलमाड़ी बागी हो सकते हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया पुणे से कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब कलमाड़ी ने ये कहा है कि वो अपने समर्थकों से राय लेंगे और उसके बाद वो तय करेंगे। तो कलमाड़ी कांग्रेस से बगावत कर सकते हैं, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। टिकट उन्हें नहीं दिया गया था, कलमाड़ी को पुणे से कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट काटा गया था, तो उससे नाराज हैं कलमाड़ी और समर्थकों से बात कर अगला कदम तय करूंगा, ये कहा है कलमाड़ी ने। तो बागी हो सकते हैं कलमाड़ी। हमारे साथ पॉलिटिकल मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं। अरुण भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। आपसे जानना चाहेंगे भाटिया जी कि जो पीएल पुनिया साहब कह रहे थे कि सिर्फ आहत हैं लाल कृष्ण आडवाणी इसलिए कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सब जो वो कर रहे हैं, जो कुछ हुआ पिछले 36 घंटे में, वो क्यों हुआ? मेरा नाम गौरव भाटिया है जी, माफ कीजिएगा। नहीं, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, देखिए ये बात साफ है कि जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बनाना था तो भी आडवाणी जी शायद नहीं चाहते थे कि चुनाव से पहले उनको घोषित किया जाए। जब नेशनल एग्जीक्यूटिव की बीजेपी की मीटिंग हुई तो वो उसमें भी नहीं गए थे। और आज जो स्थिति सामने आई है उससे ये बात साफ है, हालांकि ये भाजपा का आंतरिक मामला है और वो जिस तरह से भी इसे चाहें सुलझा सकते हैं या कैंडिडेट बदल सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है उत्तर प्रदेश में तो खासकर कि ज्यादातर जो भाजपा के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उससे भाजपा के ही वर्कर नाराज हैं, चाहे वो डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल का हो, चाहे वो लालजी टंडन का लखनऊ से टिकट कटना जो एमपी थे, जनरल मलिक का टिकट गाजियाबाद से दिया तो काले झंडे दिखाए गए, किरण खेर के लिए भी यही हुआ। तो एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं जो टिकट आखिरी में बंट रहे हैं और जिनको दिए जा रहे हैं, दोनों से भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं और इसका सीधा फायदा जो है जो समाजवादी पार्टी है जिन्होंने अपने प्रत्याशी बहुत पहले घोषित कर दिए ठीक है, आप अपना और जो अंदरूनी अगर कोई मतभेद भी था तो उसको मना के, ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा, भाजपा, ठीक है, आप अपना राजनीतिक बयान दे रहे हैं। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, क्या आप उसे मानते हैं जो गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि असंतोष है कार्यकर्ताओं में कहीं, और उसी तरह का असंतोष लालकृष्ण आडवाणी को भी था उनके नाम को लेकर, जिस तरह से घोषणा की गई, वो जो चाहते थे उसको लेकर उनसे राय मशवरा नहीं किया गया? मुझे लगता है असंतोष नहीं, असहमति रही होगी, और असहमति इस बात को लेकर रही होगी कि उन्होंने आडवाणी जी को लगा होगा कि वो भोपाल से चुनाव लड़ेंगे तो मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को रणनीतिक रूप से अधिक बल मिलेगा। किंतु जब ये संदेश जाने लगा कि गांधीनगर से अगर नहीं लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाकर कांग्रेस इसको भी इनकैश करना चाहेगी, तो उन्होंने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी श्रेष्ठता को स्वीकारते हुए उनको 2 स्थानों पर लड़ने के लिए राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है, अकेले का तो निर्णय है नहीं, अगर आप मानते हैं कि इसमें संघ परिवार, जैसे पुनिया जी कहते हैं कि हर चीज के लिए वही उत्तरदायी होता है, तो संघ परिवार ने समर्थन दिया। अगर मोहन राव भागवत जी और मोदी जी में विमर्श भी मान लें, राजनाथ सिंह जी का विमर्श और पार्लियामेंट्री बोर्ड का विमर्श, लेकिन उसकी अंतिम परिणति यह है कि स्वयं अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपको जहां से अच्छा लगे, जहां से बेहतर समझे, वहां से आप चुनाव लड़े। तो किसी पार्टी में संस्कार और असहमति को सहमति में बदलने की जो कला है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, पार्टी समाजवादी पार्टी के उदाहरण पहले संसदीय लंबुआ सीट थी विधानसभा में, उसमें 8 बार कैंडिडेट बदला, 3 बार तो उसने विरोधी को पिटवाया, ठीक है, तो इनके यहाँ इस तरह टिकट चलता है। मुलायम सिंह यादव जी ने किस जिले में कैसे टिकट बांटा और उसे कैसे गैंगवॉर भड़का, यही शोध का विषय है। ठीक है, चलिए, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो आप कह रहे हैं संसदीय बोर्ड ने ऐलान किया गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं राजनाथ को और पार्टी को ये कहना पड़ा कि आप दोनों जगह से लड़ सकते हैं, आप फैसला कीजिए, यानी कि लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी बात मनवाई कहीं ना कहीं। अशोक वानखेड़े जी कुछ कहना चाहते हैं संक्षेप में, ब्रेक का समय। सवाल ये है कि अभी मैं शुक्ला जी जो बोल रहे थे उसको मैं बता दूं
कि ये तो हर पार्टी में है। शुक्ला जी के यहाँ अभी विधान परिषद के चुनाव हुए, इनके कैंडिडेट ने कब विड्रॉ कर दिया और कब एनसीपी में चला गया इनको पता ही नहीं था, ये सबके लिए सरप्राइजिंग था। तो ये आना जाना और ये तो हर पार्टी में लगा है, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। जो राजनाथ सिंह आज कह रहे हैं ये पहले ही दिन कहते तो 3 दिन तक मीडिया में बीजेपी की बदनामी नहीं होती। अरविंद मोहन जी, क्या नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकना चाहते हैं या ये सिर्फ वो आहत थे उनकी अनदेखी से, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया? मुझे लग रहा है वो रास्ता रोकने से ज्यादा अपना रास्ता तलाश रहे हैं और अपना रास्ता बना रहे हैं। उसमें तो रुक ही जाएगा रास्ता। नहीं वो ठीक है, लेकिन जिस तरह से जनरेशन चेंज में मोदी ने गुजरात में सारे सीनियर्स को निपटाया, उनके शिष्य अमित शाह ने अभी उत्तर प्रदेश में सारे सीनियर्स को निपटा दिया, उसमें आडवाणी जी अपना भविष्य भी देख रहे हैं कि ये शायद निपटाने ही की तैयारी है। तो किसी भी तरह सरवाइव किया जाए, असल में ये वही कोशिश है। और जो आदमी पार्टी यहाँ तक ले आया हो बनाए, वो अपने सर्वाइवल के लिए इस हद तक जाए, ये अपने आप में पार्टी के लिए शर्मनाक बात है और बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई लिखत पढ़त में कोई बात नहीं होती, एक भरोसे पे पार्टी चलती है। तो पार्टी बनाने वाले की अगर ये दुर्गति हो रही है तो ये मुझे लगता है पॉलिटिक्स के लिए भी अपने आप। ठीक है विजेंद्र गुप्ता जी, जो अरविंद मोहन जी कह रहे हैं वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ रहा है लालकृष्ण आडवाणी को अपने पार्टी में, वो पार्टी जिसे उन्होंने खड़ा किया? पहली बात तो अरविंद मोहन जी की बात हास्यप्रद है और पूरी तरह से बेसलेस है और मैं ये कहूँगा कि ये अनर्गल प्रचार जो किया जा रहा है ये तथ्य विहीन है। दूसरा, पार्टी की इलेक्शन कमेटी सामूहिक रूप से बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शिता से चर्चा करके चीज़ों को तय करती है। प्रपोजल प्रदेशों से आता है और प्रदेश से जो प्रपोजल आता है उस पर चर्चा होकर के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उसको डिसाइड करती है। मोदी जी का इसमें कहां से रोल आ गया? क्या कोई इस पर तथ्य है आपके पास? क्या इस पर अमित शाह का रोल कहां से आ गया? क्या कोई तथ्य है आपके पास? की लिस्ट बनाने में अमित शाह की भूमिका नहीं थी। लोकतांत्रिक गुजरात की लिस्ट बनाने में मोदी की भूमिका नहीं थी। दोनों पर विश्वास जसवंत सिंह को उसके लिए इस प्रकार की राजस्थान से कांग्रेस के बारे में बताइए। दूसरा, हमारा ये कहना है कि मैं अपनी बात पूरी कर दूं, अपनी बात पूरी कर दूं। जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका आप अपनी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश की यूनिट और गुजरात की यूनिट दोनों यूनिट ये कहते हैं कि आडवाणी जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, तो इस पर इतनी चर्चा करने का क्या विषय है? और तमाम बड़े नेता आडवाणी जी के पास जाकर के उनको आग्रह करते हैं सम्मान से, क्योंकि वो हमारे पैटर्न है, हमारे संरक्षक है, हमारे संरक्षक है। कल ही पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला ले लिया था। अशोक वानखेड़े भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आडवाणी जी हमारे। विजेंद्र जी, ऐसा है, आपको ये कहने में बहुत अच्छा लगेगा कि आपका हो सकता है, ये हो सकता है। जब आडवाणी जी पत्र लिखते हैं अध्यक्ष को कि ये पार्टी वो नहीं है जिसके हमने नींव डाली थी, उसको तो आपने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। ये तो पत्र सार्वजनिक है, आडवाणी जी का ब्लॉग सार्वजनिक है, आडवाणी जी का जो विरोध है सार्वजनिक है, सुषमा स्वराज जी का विरोध सार्वजनिक है। अब आप इस विरोध को आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग है। एक सेकंड सुनिए, आपको भी सुन लिया हमने, आप सुन लीजिएगा। एक तरफ तो कहते हैं कि आप आडवाणी जी वरिष्ठ है, आडवाणी जी वंदनीय है, और जब आडवाणी जी अपना या सुषमा जी जब अपना विरोध प्रकट करती है तब आप कहते हो कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, उनकी बात नहीं मानी गई और फिर गुजरात और जो कर्नाटक में जिसको एंट्री करनी थी आपने दे दी। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, यदि फिर ऐसा कैसा लोकतंत्र है जहां वरिष्ठों की इज्जत ही नहीं की जाती। ठीक है विजेंद्र जी। देखिए एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, आडवाणी जी ने सेकंड लाइन 20 साल पहले तैयार की थी, चाहे उसमें वेंकैया नायडू हो, चाहे मोदी जी हो, अरुण जेटली जी हो, सुषमा जी हो, प्रमोद महाजन जी हो, हमारे जितने वरिष्ठ नेता आज पार्लियामेंट्री बोर्ड के अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, तो सबको कहीं ना कहीं आडवाणी जी ने सहारा दे करके उनको आगे लाए प्रदेशों से, और आज वो हमारा नेतृत्व है। तो आडवाणी जी को किनारे कर दिया जाएगा। पार्टी ये परंपरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। अगर आडवाणी जी अगर आज सबसे ज्यादा खुश इस पार्टी में कोई होगा तो वो श्री लालकृष्ण आडवाणी है। विजेंद्र जी, पौधा आज वो खुश दिखाई नहीं दे रहे। हमारा ये कहना है कि अगर आडवाणी जी कोई हिदायत देते हैं, विजेंद्र जी वो खुश नहीं है। आपने अभी दिखाया। पीएल पूनिया जी इस वक्त प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। पीएल पूनिया जी,
पीएल पुनिया जी, खुशी का इजहार उन्होंने अपने स्टेटमेंट से किया है जी। पीएल पुनिया जी, स्टेटमेंट का इजहार लेकिन उन्होंने वो स्टेटमेंट आने से पहले क्या कुछ हुआ वो भी सब जानते हैं ना, वो स्टेटमेंट आने से पहले क्या कुछ हुआ। जी पीएल पुनिया जी, लालकृष्ण आडवाणी जी ने उससे पहले चर्चा हुई है, वार्तालाप हुई है, वो मीटिंग में गए, लालकृष्ण आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी को 2002 में बचाया, इसके पहले भी वो वरना चुनाव तो लड़े अटल हैं बिहारी और हर वाजपेयी मीटिंग में वो अटेंड कभी रहे नहीं हैं, जानते उनका नाम था। जिस आज नाम इसी बात के बारे लालकृष्ण आडवाणी जी ठीक है, अभी ने अभी उसके पीएल ऊपर पुनिया जी उनके बारे में बातचीत होती और है, मैं बता दूं मीटिंग में नहीं जाते। आरएसएस का इससे दबाव पहले भी आपने निरंतर देखा रहता कई है, बार। निरंतर रहता है। जब आडवाणी जी ने पत्र लिखा, इसका विरोध में पत्र लिखा है कि पार्टी असूलों पर नहीं चल रही है, व्यक्तिगत स्वार्थ पे चल रही है, उसमें भी आरएसएस ने दबाव डाला। अब जो उत्तर प्रदेश में टिकटें बटी, उसका विरोध हुआ, उसमें भी आरएसएस ने दबाव डाला। और आज भी मध्य प्रदेश यूनिट को आरएसएस की तरफ से कहा गया कि आप कह दीजिए हमने नाम नहीं भेजा, और आडवाणी जी को ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि गांधीनगर सीट को उनको स्वीकार करना पड़ा। ये क्योंकि मध्य प्रदेश में वो जो उनका स्पॉन्सरशिप है, फिर भी बीजेपी में आडवाणी जी को कम से कम वरिष्ठ नेता कहते तो है, गांधीनगर के लिए सहमत हुए। आपके कांग्रेस में तो एक कैबिनेट ने पास किया हुआ अध्यादेश आपके उपाध्यक्ष को फाड़ के फेंकते हैं। वरिष्ठ नेता नहीं कहते, आप अभिभावक कहते हैं, आप उनका अभिभावक कहते हैं, तो राहुल गांधी ने जो अध्यादेश फाड़ा पूरे कैबिनेट नेता नहीं कहते। मारा, कहाँ का आंतरिक लोकतंत्र वहाँ पे है कांग्रेस में। आप तो जवाब दे दीजिए, बीजेपी का मत बताइए, आप अपने पार्टी की बात करिए। और आप कहते हैं कि वरिष्ठ नेता है, किस तरह के प्रेम शुक्ला जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पर। सम्मान दिया जाता है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ गोपाल राय साहब भी मौजूद हैं। केसरी के साथ आपने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनके बारे में क्या कहा था, आडवाणी जी ने इनके बारे में क्या कहा था, ठीक है, चलिए बाकी लोग क्या कह रहे हैं? ये आप लोग आपस की राजनीति तो हमेशा आपकी चलती रहेगी। गोपाल राय साहब भी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। गोपाल राय जी, आपके मुताबिक क्या कुछ हो रहा है? लालकृष्ण आडवाणी ने जो किया वो क्यों किया? क्या वो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकना चाहते हैं, या वो आहत थे उनकी पार्टी जिस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रही है उससे? देखिए, कुल मिलाकर के जो सारे घटनाक्रम है, मुझे लगता है कि जब भी किसी मुल्क में हो, समाज में हो और पार्टी में हो, जब सत्ता का हस्तांतरण होता है उस समय इस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग उससे निकल लेते हैं और कुछ लोगों को उसमें चक्रव्यूह में फंसते हैं। कुल मिलाकर के हमें यही लग रहा है कि एक पीएम इन वेटिंग से जो सत्ता हस्तांतरण दूसरे पीएम इन वेटिंग तक पहुंच रहा है, उसके बीच का ये जद्दोजहद जिससे भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है, और हमें लगता है कि वो कितनी बखूबी से इसको ठीक कर पाते हैं, ये उनकी कार्यशैली और आपस के तालमेल पर ही निर्भर करेगा। हमारे साथ उर्मिलेश जी मौजूद हैं। उर्मिलेश जी, जो कुछ हुआ उससे क्या बीजेपी में मतभेद हैं, पार्टी में, वो खुलकर सामने आ गए? नहीं, बिल्कुल, और जाहिर है। देखिए, आडवाणी जी मुझे लगता है हवा के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहते हैं काशी में, बनारस में, कि ये ऐसी नगरी है जहाँ से अभी मोदी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जो बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर टंगी है, वहाँ टिकी है। तो जो बीजेपी का लोकतंत्र है वो नागपुर पर टिका है। नागपुर जैसे चाहता है पार्टी वैसे चलती है, इसको विजेंद्र भाई भी मानेंगे। और इस वक्त नागपुर पूरी तरह मोदी साहब के साथ है, और नागपुर एक समय आडवाणी जी के साथ था। आडवाणी जी को वो दिन अभी भी याद है। मुझे लगता है कि आडवाणी जी को बिल्कुल एहसास होना चाहिए कि नागपुर उनके साथ नहीं है। जिन्ना के बयान के बाद से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, और आज केवल नागपुर केवल मोदी के साथ नहीं है, कारपोरेट भी मोदी के साथ है। तो आडवाणी जी जो कुछ कर रहे हैं, इतना उनको अपमान सहना पड़ा, ये बात सही है कि मिस हैंडलिंग हुई, और ये मिस हैंडलिंग कॉन्शियस थी, उनको अपमानित भी किया गया। ये बात उनको बिल्कुल समझनी चाहिए कि भैया युग खत्म हो गया है, बलराज मधोक अगर नहीं बनना है तो मोदी के आगे समर्पण करना होगा। अरुण जी, आडवाणी जी फिर ये समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, दुष्यंत का एक शेर है कि दुकानदार सब मेले में लुट गए यारों, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। तो भाजपा की स्थिति लगभग जो है आडवाणी और मोदी जी के बरक्स जो है वैसी ही स्थिति बन रही है। लेकिन एक बात जरूर यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि जब आडवाणी जी खड़े होते हैं तो 1992 याद आता है, जब मोदी जी खड़े होते हैं तब 2002 याद आता है। मोदी 2002 से आगे निकल चुके हैं, आडवाणी जी 1992 से आगे निकलने की कोशिश में जो है वो बीच में गिर पड़े।
इसलिए इस स्थिति में आडवाणी जी का प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा होता नहीं दिखता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई में आडवाणी जी इस लड़ाई को सिर्फ प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा की लड़ाई ही बना के रह पाए हैं, इसको कोई सैद्धांतिक लड़ाई नहीं बना पाए हैं। जैसे कि कांग्रेस का जिक्र बीजेपी के लोग बार बार करते हैं, लेकिन नेहरू और पटेल के बीच जो द्वंद्व था उसमें सैद्धांतिक सवाल भी उठते थे, लेकिन आडवाणी और मोदी के इस द्वंद्व में कोई सैद्धांतिक सवाल नहीं उठ रहा है, सिर्फ पर्सनालिटी क्लैश हो रहा है और जनरेशन यंगर जनरेशन ओल्डर जनरेशन का सफाया कर। और इसी वजह से ये बड़ा सवाल है कि क्या इसी वजह से उन्हें बार बार वो स्टैंड भी लेते हैं, वो अड़ते भी हैं, लेकिन फिर उन्हें वापस जाना पड़ता है अपने फैसले पर या अपनी बात पर अड़े रहे वो, लेकिन आखिरकार राजी हो गए लालकृष्ण आडवाणी की वो गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। तो सब कुछ चला पार्टी के भीतर, लेकिन जब आखिरकार उन्होंने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने कहा कि वो गांधीनगर से ही चुनाव लड़ने वाले, जहां से वो पहले चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए।